हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम लोग कुछ डिफिनेशंस देखेंगे और हम लोग डिफिनेशंस में सबसे पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट को डिफ़ाइन करेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट को डिफ़ाइन करेंगे, फिर टोटल कॉस्ट को डिफ़ाइन करेंगे और फिर इनके एवरेज को डिफ़ाइन करेंगे। दैट इज़ एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद हम लोग संक कॉस्ट को डिफ़ाइन करेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफ़ाइन करेंगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डिफ़ाइन करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम लोग उस वक्त डिफ़ाइन करेंगे और समझेंगे डिटेल में जब हम लोग एक प्रोडक्शन टेबल को गौर करेंगे, एक कंप्यूटर इंडस्ट्री के एक प्रोडक्शन टेबल को सामने लाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे और उससे कंसर्न जो ग्राफ है, जो डिफरेंट कर्व्स हैं, वो हम देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने आपके सामने एक पेज खोल दिया है और आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट है। इसको हमने डिफाइन किया है, द एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। द सम ऑफ ऑल नॉन वेरिएबल एक्सपेंसेस दैट आर कंसिस्टेंट टू द ट्रेडिंग, प्रोडक्शन and manufacture in a farm, that is an agriculture farm, a trading house or a firm, are their fixed cost. Fixed costs are expenses that have to be paid by a farm, a company or a production and a manufacturing unit, independent of any specific business activities and irrespective of any quantum of trade, production or manufacture. ये fixed cost जो है ये fixed है, ये बिल्कुल तयशुदा चीज़ है। जैसे कोई फैक्ट्री, जैसे किसी फैक्ट्री की कोई ज़मीन ख़रीदी गई हो तो वो फ़िक्स हो चुका, वो फिक्स पेमेंट कर चुकी फैक्ट्री। और इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री की ज़मीन रेंट पे ली गई है तो उसका रेंट, उस फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो या ना हो, कोई आउटपुट निकले या ना निकले, जो रेंट है वो देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फ़िक्स कॉस्ट को लिखा है कि जैसे रेंट ऑफ द मशीन है या रेंट ऑफ द लैंड है, ये बिल्कुल फ़िक्स है। अगर उसके जितने परमानेंट स्टाफ हैं, लेबरर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उनकी सैलरी भी फ़िक्स है, तो वो प्रोडक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री, वो खर्चा फैक्ट्री को लगेगा ही। अगर उनका ज़ीरो प्रोडक्शन है फिर भी सैलरी ऑफ द लेबरर्स, सैलरी ऑफ द वर्कमैन, सैलरी ऑफ द मैनेजर और रेंट ऑफ द लैंड, रेंट ऑफ द मशीन, उसको देना पड़ेगा। दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट। और वो टोटल अमाउंट जो एक फैक्ट्री एक ख़ास मुद्दत में फ़िक्स कॉस्ट के तौर पर इनकर करती है, बेयर करती है, वो उसका टोटल फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह अब इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट को हम लोग बाद में डिफ़ाइन कर लेंगे, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट में इसके साथ साथ बताता चलूँ कि अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को उसके टोटल आउटपुट से अगर हम भाग दे दें तो टोटल फिक्स कॉस्ट का एवरेज निकल जाता है, दैट इज़ एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल जाता है। इसी तरह अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता चला जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ता चला जाएगा, यूनिट्स ऑफ द आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। उस तरह टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो है जो वैरी करता हो, वो एक्सपेंस जो वैरी करता हो किसी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में। तो इसको हम लोगों ने इस तरह डिफ़ाइन किया है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएट विथ एंड एंसिलरी टू ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट one deals in, develops, produces or manufactures. In other words, it is the sum of the amounts spent for each of the variable inputs necessary for dealing in, developing, production or manufacture of an output. That is के रॉ मटेरियल जैसे है या कोई एडिशनल लेबर फोर्स एम्प्लॉय करना पड़े, ऑर्डर ज़्यादा हो जाए, एक शिफ्ट से 2 शिफ्ट और 2 शिफ्ट से 3 शिफ्ट फैक्ट्री को चलाने की ज़रूरत पड़े, जो परमानेंट उनके लेबरर से, परमानेंट वर्क फोर्स से नहीं चल रहा हो, तो वो उनका वेरिएबल कॉस्ट होगा। रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के साथ लगता है, अगर प्रोडक्शन नहीं तो कोई रॉ मटेरियल नहीं, तो प्रोडक्शन का किस लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो उनका वेरिएबल कॉस्ट है। एडिशनल लेबर फोर्स वेरिएबल कॉस्ट है। रॉ मटेरियल को लाने और ले जाने के लिए जो एंसिलरी कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर रॉ मटेरियल आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, अगर उसके साथ कुछ इंश्योरेंस है तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। और इस तरह हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और करते हैं। और उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन करने जा रहे हैं टोटल कॉस्ट को। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। दिस इज़ द टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इज़ मेड अप
of variable cost which varies according to the quantity of goods produced and includes the cost of inputs such as wages and salary, raw materials plus fixed costs which don't change with the quantity of output produced such as rent और cost of plant and machinery, building lease etc. तो टोटल कॉस्ट में हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। जो सैलरी है, जो हमारे परमानेंट स्टाफ होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, उनकी जो सैलरी है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन है तो वो फिक्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग एडहॉक बेसिस पर जो कुछ लेबरर्स को या कुछ स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, जो एक इंटरप्रेन्योर रिक्रूट करता है, वो वेरिएबल कॉस्ट है और प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल वेरिएबल है। टोटल कॉस्ट इज़ द टोटल फिक्स कॉस्ट एडेड टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट को डिफाइन कर लें। एवरेज फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करने पर मिलता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड करने पर मिलता है। और एवरेज टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ द टोटल कॉस्ट, average total cost is the total cost divided by the total output. Total cost that is the sum total of total fixed cost and total variable cost. If the sum total of the total fixed cost and total variable cost is divided by the output, it gives the average total cost. और मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने इसमें लिखा है, लेकिन इसको हम लोग बाद में अच्छे से समझेंगे और उसको हम लोग उसको स्टडी करेंगे, फिक्स करेंगे। ऐसे मार्जिनल कॉस्ट का डिफिनेशन हम देख लें कि इट इज़ द कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट एट एनी पॉइंट इन कोर्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। अब हमने एक दूसरा पेज खोल दिया है। इस पेज में हम लोगों ने संक कॉस्ट को डिफाइन किया है। संक कॉस्ट क्या है कि इट इज़ द कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन इनकर्ड at any point of time considering it expedient at that time and cannot normally be recovered. संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका ऑलरेडी हम खर्च कर चुके हैं किसी समय पर और उसको उस समय पर ज़रूरी समझ के खर्च किया गया है और ये अब रिकवर नहीं हो सकता है। इन इकोनॉमिक्स संक कॉस्ट आर ट्रीटेड एज कॉस्ट और एक्सपेंडिचर बाईगॉन। जो एक्सपेंडिचर बीत गया वो संक कॉस्ट है। जो एक्सपेंडिचर बीत गया और उसकी बात गई है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो संक कॉस्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कि डिफंक्ट कॉस्ट है। इसका कोई फंक्शन नहीं है। जो हमने जिस कॉस्ट को लगा दिया, जिसको खर्चा कर दिया, वो एक डिफंक्ट चीज़ हो गई या एक बुझी हुई चीज़, एक एक्सटिंक्ट कॉस्ट हो गई एंड आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन डिसाइडिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। Sunk cost appears in financial accounts and accounting statement. It is explicit in nature and it forms a part of the explicit cost. Sunk cost जो है वो explicit cost है, ये छुपा हुआ hidden नहीं है, ये बहुत ज़ाहिरी चीज़ है, ये ज़ाहिर होने वाला चीज़ है, ये प्रकट होने वाली चीज़ है, ये छुपी हुई चीज़ नहीं है, ये explicit cost है और लेकिन ये वापस नहीं हो सकती। अगर किसी वक्त संक कॉस्ट के में हमने ऐसी कोई चीज़ ख़रीदा है, कोई मशीनरी ख़रीदा है जिसका भी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो मशीनरी इन कोर्स ऑफ टाइम अगर हम बेच सके, वो संक कॉस्ट नहीं रहेगा। तो संक कॉस्ट जैसे ही उस प्लांट मशीनरी की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो एक्सपीडियंट हो जाएगा किसी भी काम के लिए, फिर वो संक कॉस्ट नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन दैट वुड हैव बीन अवेल्ड ऑफ from an offer, a chance or an option not chosen or exercised. It is unseen, not tangible and hence cannot be or normally is not brought to black and white. That is normally not brought to ledger, to financial accounts and accounting statement. ये ऐसा बेनिफिट है जो हमने फॉरगॉन कर दिया है, जिसको हमने अवेल नहीं किया। उसका ऑफ़र मिला था, उसका चांस था, उसका ऑप्शन था, लेकिन उस ऑप्शन को हम लोगों ने चूज़ नहीं किया, उसको एक्सरसाइज नहीं किया, इसलिए दैट इज़ द बेनिफिट फॉरगॉन है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग में कोई जगह खाली थी, अगर हम कोई बिज़नेस नहीं करते, कोई फैक्ट्री नहीं लगाते उस ज़मीन पर और वो ज़मीन हमने ले रखी थी, तो उस पर हम कोई और काम कर सकते थे, उसका भी एक इनकम होता, तो उसका जो एक इनकम होता वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता। तो दैट हैज़ फॉरगॉन, उसको हमने फॉरगो किया है, तब उस पर हम दूसरी इंडस्ट्री लगाया और हम दूसरा काम कर रहे हैं। तो वो एक अनसीन इनकम था, लेकिन उस अनसीन इनकम को हमने फॉरगो किया। फॉरगो करने के बाद हम एक उस पर टेंजिबल काम अब कर रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम कर सकते थे, वो अनसीन मेरा कॉस्ट था या कॉस्ट है, वो टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल वही है जो अभी हम काम उस पर कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैटर्स टू द इकोनॉमिस्ट बट इट डजंट मैटर टू द फाइनेंशियल अकाउंटेंट। इट इज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिस्ट के लिए तो मैटर करता है,
लेकिन फिनेंशियल अकाउंटेंट्स के लिए ये मैटर नहीं करता है, ये एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लाइड कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट is a cost that has already been occurred or that is continuously occurring and that is not shown or reported in the financial accounts and accounting statement. It is generally an opportunity cost that a company uses internal resources towards a project that doesn't form part of nor appears in financial accounts and accounting statement. विशेष तौर से, ख़ास तौर से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वही हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट है, वो हमारे फिनेंशियल अकाउंट्स में शो नहीं होता है, वो अपीयर नहीं होता है, अपीयर नहीं करता है, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, लेकिन इकोनॉमिस्ट के लिए उसका वैल्यू है, इकोनॉमिस्ट के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो और हमारा एक्चुअल रेवेन्यू बहुत कम हो, जो फर्दर हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अवेल कर लेंगे। इसलिए इकोनॉमिस्ट के लिए वो बहुत मायने रखता है। अब हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट को डिफाइन करना चाह रहे हैं। इट इज़ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फॉर ए फार्म, किसी एग्रीकल्चर फार्म के लिए या ट्रेडिंग हाउस के लिए या फर्म के लिए, दैट इंक्लूड्स पेमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज़। जो इट इज़ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है किसी भी एग्रीकल्चर फार्म हाउस के लिए या ट्रेडिंग हाउस के लिए, एक फैक्ट्री के लिए, के दैट उसमें शामिल क्या क्या होता है? पेमेंट फॉर वेजेस में जो हम पेमेंट करते हैं, सैलरी में जो हम पेमेंट करते हैं, रेंट में जो हम पेमेंट करते हैं, या डिफरेंट यूटिलिटीज़ में हम पेमेंट करते हैं, या रॉ मटेरियल में पेमेंट करते हैं, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इट इज़ डायरेक्ट पेमेंट मेड टू अदर्स, दूसरों को पेमेंट करने वाला ये डायरेक्ट है, एकदम प्रत्यक्ष रूप से ये पेमेंट होता है, इस पैसे की अदायगी होती है। तो इन कोर्स ऑफ रनिंग ए फार्म, ए बिजनेस, ए ट्रेड और मैन्युफैक्चर, ये प्रत्यक्ष रूप से इस पैसे की अदायगी होती है। प्रत्यक्ष रूप से इस पैसे की अदायगी होती है एक फार्म हाउस को चलाने के लिए, एक बिज़नेस को चलाने के लिए, एक ट्रेड को चलाने के लिए, या किसी मैन्युफैक्चर को चलाने के लिए। इट अपीयर्स इन द जनरल लेजर, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जनरल लेजर में भी दिखाई देता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में और अकाउंटिंग स्टेटमेंट में ये दिखता है, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कई चीज़ें एक्सप्लेन किया और डिफ़ाइन किया। तो स्टूडेंट्स इस टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को देखें, इसके डेफिनेशन को देखें, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को देखें, मार्जिनल कॉस्ट को देखें, और मार्जिनल कॉस्ट को फिर हम लोगों ने अलग से भी डिफाइन किया है, अलग से डिफाइन करने की कोशिश किया है, तो उसको भी स्टूडेंट्स देखें। मार्जिनल कॉस्ट ये है कि इट इज़ द कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट एट एनी पॉइंट इन कोर्स ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। ये जो अगर हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं, टोटल कॉस्ट के ग्राफ को, तो उसका जो स्लोप है वही मार्जिनल कॉस्ट है। अपने ग्राफ को ज़रा एक नज़र देखने की कोशिश करें। टोटल कॉस्ट का जो स्लोप है वही मार्जिनल कॉस्ट है, एक्चुअली वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को देखने में अगर कहीं भी कोई टेक्निकल या कोई एकेडमिक फॉल्ट आपको लग रहा हो, तो प्लीज़ डू पॉइंट आउट इन द कमेंट बॉक्स, और आई शैल बी हैप्पी टू नो माई मिस्टेक्स। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।